हेलो दोस्तों, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर एग्जाम को देखते हुए जैसे प्रश्न परीक्षा में देखे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को देखते हुए हम यहाँ पर कुछ प्रश्न आप लोगों के लेके आए हैं। इसमें हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपको फटाफट बताएंगे। एग्जाम में जाने से पहले आप सभी लोग इन क्वेश्चंस को जरूर देख लेना, क्योंकि जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं हमने देखे थे, उसी तरीके के क्वेश्चन हमने थोड़े थोड़े यहाँ पर फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। फटाफट इसके आंसर बताऊँगा, आप देख लेना। और लास्ट में आपको हमारे सोशल लिंक मिलेंगे, यहाँ से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बाद में बात करेंगे। फटाफट पहले वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि, देखिए लैंप की बत्ती में तेल कैसे चढ़ता है? कैपिलरी क्रिया के द्वारा चढ़ता है दोस्तों। ठीक है, केशिकत्व तो आपने सुना होगा। ठीक है, तो जो लैंप की बत्ती होती है उसमें केशिकाएं होती है, जिसके द्वारा से लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व की वजह से चढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, को सीधे आंसर हमने दिए हैं। तो आप जो है फटाफट, क्योंकि हमारे पास समय कम है और क्वेश्चन हम जितने ज़्यादा लगा सकते हैं उतने ज़्यादा देख लेंगे। ठीक है, ये सारे NCERT से क्वेश्चन लिए गए हैं। दूसरा, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है। ठीक है, तो उस पानी की बाल्टी है, उसके ऊपर से अगर सुई रख दिया जाए ऐसे, तो वो सुई पानी के ऊपर तैर जाती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण तैर जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों ये भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। ठीक है, ऑप्शन कुछ नहीं है यहाँ पर, आपको सीधे आंसर दिए गए हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, सरफेस टेंशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, और उसके बाद द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। ठीक है, जो द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार हो जाती है वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होती है। ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT के से लिए गए क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को हमने यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा। तो ठीक है, इसके झूलने का समय क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर लोलक के जो तार होता है, ठीक है, तो उस तार की लंबाई को अगर हम 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसकी जो झूलने का समय हो 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये पहले जो चीज़ था ना वो यहाँ तक आ पा रहा था, ठीक है ना, और लेकिन अब वही चीज़ जो है कहाँ तक जाएगा? वो इतनी दूर जाएगा। ठीक है, तो इसका समय भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। अगला है, वॉशिंग मशीन का किस कार्य पर सिद्धांत करती है? जो वॉशिंग मशीन करती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ठीक है, जल्दीबाजी के चक्कर में क्वेश्चन भी सीधे नहीं पढ़े जा रहे हैं, उल्टे सीधे पढ़े जा रहे हैं ना। तो ये अपकेंद्रण पर कार्य करती है। ठीक है, बल होते हैं केंद्रण होता है, एक अपकेंद्रण होता है। ठीक है, तो ये अपकेंद्रण पर कार्य करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर वॉशिंग मशीन पूछा है, या वॉशिंग मशीन हो या फिर जो जिससे घी दही मट्ठा को मथा जाता है वो है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो किस पर कार्य करते हैं? ये अपकेंद्रण पर कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष भार का मतलब है जब लिफ्ट में कोई व्यक्ति बैठा है, उसमें बैठा है तो लिफ्ट नीचे को जा रही है, तो उस समय जो भार महसूस होता है, उस समय करंट समय पे ना, तो उस समय जो भार महसूस होगा उसको वो प्रत्यक्ष भार यहाँ पर बोल रहा है। ये वास्तविक भार, जैसे कोई व्यक्ति 50 किलो है, 60 किलो है, 20 किलो, 40 किलो, जितने का भी है वो वास्तविक भार उसका होता है। जिस समय लिफ्ट नीचे को जा रही होती है, जब आभास होता है उस समय कितना भार आभास हो रहा है, वो प्रत्यक्ष भार होता है। ठीक है, तो त्वरण के साथ जब नीचे जा रही होती है तो उस समय वास्तविक भार से कम होता है प्रत्यक्ष भार। ठीक है, ऐसा लगता है, शरीर बिल्कुल हल्का सा नहीं लगता जब लिफ्ट नीचे को जाती है। चलिए आगे बढ़ते, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? किसी वस्तु द्वारा हटाए गए, पढ़ा ही होगा आपने। ठीक है, जब पानी का भार किसके भार के बराबर था? वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें 2-3 सिद्धांत हैं, और वस्तु किस स्थिति में डूब जाती है, किस स्थिति में तैरती रहती है, किस स्थिति में आंशिक रूप से डूबती है। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेना। अगला है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा? भाई ये क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में या बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे, तो पानी का स्तर उतना ही रहता है। ठीक है ना, अगर किसी ग्लास में एक पानी से भरा ग्लास है, उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा है। ठीक है, जब वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तो पानी का लेवल उतना ही रहेगा। ठीक है, पानी का लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो भारहीनता की स्थिति में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार जो है उतना ही रहेगा। ठीक है, वही रहेगा, कोई फर्क उसमें नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद अगला है, किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? दोस्तों बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, बल की इकाई क्या है? न्यूटन ही
होती है, ठीक है। चलिए अगला है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु की चाल जो है क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को गर्म करते तो उसके जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी चाल बढ़ जाती है, ठीक है ना। चाल बढ़ जाती है, किसी भी बोलते हैं ना एक्टिविटी उसमें बढ़ जाती है, उसके जो अंदर मॉलिक्यूल होते हैं वो कंपन करते हैं जैसे जैसे हम उनको गर्म करते हैं। जितना ज़्यादा गर्म करेंगे उनकी कंपन करने की स्पीड उतनी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर को देखिए, ऊष्मा जो है ना, एक हिसाब से देखा जाए तो ऊष्मा क्या होती है, एक ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा का मात्रक होती है क्या, जूल होता है। तो आप इसको ऊष्मा का मात्रक जूल ही मान सकते हैं, केल्विन भी कह सकते हैं, लेकिन ऊष्मा का मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे, क्योंकि ऊष्मा हमको लग रहा है ना हीट से रिलेटेड है, ताप है, गर्मी है, इसलिए हम उसको डिग्री या सेल्सियस में ले सकते हैं, डिग्री सेल्सियस में। तो ये ऊष्मा का मात्रक नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। उसके बाद है, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होता है। दोस्तों, जब जल ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा। माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे जो है दाब कम होते जाता है, ठीक है ना। दाब भी कम हो जाता है, टेम्परेचर भी कम होते जाता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगे तो वहाँ पर जो है चावल को पकाने में ज़्यादा समय लगेगा। अगला, वो ताप जिस पर बर्फ़, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है। तो उसको त्रिक पॉइंट कहते हैं, त्रिक बिंदु कहते हैं, ठीक है। त्रिक बिंदु उसको कहा जाता है जिस ताप पर जो बर्फ़, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं, बैलेंस अवस्था में रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान, जब वाष्पीकरण होता है तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। जो घड़े में पानी रखा जाता है, घड़े का पानी ठंडा इसीलिए रहता है, ठीक है, उससे वाष्पीकरण होता है, ठीक है ना। तो इससे जो है उसका तापमान घट जाएगा, ऊष्मा जो है बाहर निकलती रहती है ना, इस वजह से। चले आगे है, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ठीक है, जो क्रायोजेनिक इंजन होते हैं, ठीक है ना, क्रायोजेनिक इंजनों का यूज रॉकेट प्रणाली में, रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, रॉकेट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, ठीक है। तो वायुमंडल में प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है वो विसरित हो जाता है, उसके विसरण का कारण है वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, ठीक है। हम जानते हैं वायुमंडल में धूल के कण होते हैं जिससे प्रकाश विसरित होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। भैया, आकाश का रंग नीला प्रतीत किस वजह से होता है। प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है ना हमें आकाश का रंग। अगर हम पृथ्वी से बाहर चले जाते हैं तो वहाँ से अगर चंद्रमा से आकाश का रंग देखेंगे, ब्लैक दिखाई देगा। और दूसरी बात, अगर पृथ्वी का जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता ना तो ये वायुमंडल के कारण दिखाई देता है। अगर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग हमको कैसा दिखाई देता दोस्तों, ब्लैक दिखाई देता है कि नहीं, ब्लैक दिखाई देता। दोस्तों ये 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर फटाफट डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता एक आध आ ही गया, आपकी किस्मत अच्छी हो, हमारी किस्मत अच्छी हो, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर अपडेट होते हैं तो उनको मिस मत करना। 20 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बेस्ड क्वेश्चन है और बिल्कुल सामान्य से क्वेश्चन हैं जिनके आने की उम्मीद हो रही है, क्योंकि जैसे हिसाब से हमने पेपर देखे उनके क्वेश्चन जिस हिसाब से आ रहे हैं उसी हिसाब से हमने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाकी यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इस PDF को भी डाल दूंगा और ये सारे सोशल लिंक के माध्यम से आज इस PDF पे अगर टच करेंगे तो हमसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म पर हमको ज्वाइन कर लो, सभी जगह पर आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।